नवंबर का महीना भारतीय भौगोलिक और राजनीतिक इतिहास में राज्यों के गठन के लिए बहुत जाना जाता है ना? एकदम सही। ऐतिहासिक रूप से देखें तो वर्ष 2000 का नवंबर महीना भारतीय मानचित्र के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। हाँ, वर्ष 2000 में एक ही महीने के भीतर 3 नए राज्यों का उदय हुआ था। देखिए, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और इसके ठीक 8 दिन बाद 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया, जिसे उस वक्त उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। और फिर 15 नवंबर को बिहार के दक्षिणी हिस्से से झारखंड राज्य का गठन हुआ। ये तो हो गए बेसिक तथ्य। लेकिन अगर मैं एक परीक्षार्थी के नजरिए से सोचूं तो सवाल ये उठता है कि परीक्षक इसे पूछेगा कैसे? मतलब क्या वो सीधे तारीख पूछेगा? तो वो क्रम में लगाने को कहेंगे। बिल्कुल। परीक्षक इन 3 राज्यों के नाम दे देगा और कहेगा कि इनके गठन के सही क्रम को पहचाने। इसलिए ये 1, 9 और 15 का क्रम छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए। क्रोनोलॉजी का ये खेल सच में फंसाने वाला होता है। वैसे 15 नवंबर की तिथि केवल झारखंड के गठन तक सीमित नहीं है। इस दिन कुछ और भी बहुत बड़ा होता है ना? हाँ, 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। और वर्ष 2025 का ये दिन इसलिए ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है क्योंकि ये महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। अरे, 150वीं जयंती! ये आंकड़ा तो इसे सीधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में डाल देता है। मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक विशेष स्थान से देश को संबोधित किया था। हाँ, प्रधानमंत्री ने गुजरात के डेडियापाड़ा से अपना संबोधन दिया था। डेडियापाड़ा? विज्ञ परीक्षा के लिए यह स्थान बहुत अहम है क्योंकि आमतौर पर छात्र जनजातीय दिवस सुनकर किसी उत्तर पूर्वी राज्य या झारखंड के किसी स्थान का अनुमान लगाते हैं। परीक्षक इसी मनोवैज्ञानिक झुकाव का फायदा उठाते हैं। ये एक बहुत ही पैनी नजर है। चलिए नवंबर की कुछ अन्य महत्वपूर्ण तिथियों और उनकी थीम पर नजर डालते हैं क्योंकि थीम से जुड़े सवाल अक्सर परेशान करते हैं। तिथियों की बात करें तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत करना है। और 9 नवंबर को हमने उत्तराखंड स्थापना दिवस की बात की थी, लेकिन उसी दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी तो होता है। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये जो विधिक सेवा दिवस है, ये अक्सर चर्चाओं में पीछे छूट जाता है। इसका महत्व क्या है? इस वर्ष इसका 31वां संस्करण मनाया गया। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के लागू होने की याद में मनाया जाता है। अच्छा, 1987 का अधिनियम। हाँ, इसका मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। इसके बाद 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आता है, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में होता है। बिल्कुल। और PYQ के अनुसार एक दिलचस्प तथ्य ये है कि इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। 2008, यह तथ्य वाकई ध्यान देने लायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस के साथ एक और वैश्विक दिवस जुड़ता है। हाँ, विश्व मधुमेह दिवस। और इस बार इसकी थीम बहुत ही प्रासंगिक थी, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, मतलब जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि यह बीमारी अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। और 18 से 24 नवंबर तक एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस सप्ताह मनाया गया। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस, ये आज के समय का सबसे बड़ा मेडिकल संकट बनता जा रहा है, जब दवाइयां बैक्टीरिया पर असर करना बंद कर देती हैं। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस आता है, जिसकी थीम थी माई डे माई राइट्स। और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस, जो सीधे तौर पर हमारी नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के लक्ष्यों से जुड़ा है। बिल्कुल। तिथियों के इस सागर में सबसे दिलचस्प पड़ाव आता है 26 नवंबर को। इस दिन हम 76वां संविधान दिवस मनाते हैं और साथ ही ये राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है, जो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती है। संविधान दिवस की इस वर्ष की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई थी। हाँ, लेकिन देखिए, इस बार का 76वां संविधान दिवस एक बहुत ही खास वजह से चर्चा में है। यहीं पर मैं हमारे मिथ वर्सेस फैक्ट सेक्शन को सामने लाना चाहूंगी।
एक बहुत आम मिथ यानी भ्रम ये है कि संविधान दिवस का मतलब केवल संसद में मूल संविधान की प्रस्तावना का पठन करना है। या उस ऐतिहासिक दिन के लिए कुछ भाषण देना भरें। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बार का फैक्ट कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। तथ्य ये है कि 2025 का ये आयोजन भाषाई समावेशन का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया है। इस वर्ष भारत के संविधान का नया संस्करण 9 अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया है। 9 नई भाषाएं, अरे वाह! ये तो एक तरह से संविधान को सीधे जमीनी स्तर तक ले जाने की कवायद है। ये भाषाएं कौन सी हैं? परीक्षा की दृष्टि से इन 9 भाषाओं के नाम एकदम कंठस्थ होने चाहिए। ये हैं मलयालम, मराठी, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, असमिया और डोगरी। अच्छा, और परीक्षा की यहाँ सीधा सवाल तो नहीं पूछेगा? बिल्कुल नहीं। वो प्रश्न बनाएगा कि हाल ही में किन भाषाओं में संविधान का नया संस्करण जारी नहीं किया गया है, और विकल्पों में से एक गलत भाषा डाल दी जाएगी। ये कदम मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। ये ऐसा है जैसे ये नई भाषाएं हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बना रही हैं। सही कहा। मतलब ये अब महज एक कानूनी किताब नहीं रह गई जो वकीलों के बस्ते या किसी कांच के बक्से में बंद हो। ये अब आम नागरिक की अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। समावेशन के इसी विचार से अगर हम आगे बढ़ें और राज्यों की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति की ओर रुख करें, तो इस महीने की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बिहार से आई है। राजनीतिक हलचल कहें या एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड, बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एक ही राज्य में 10 बार शपथ लेना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। इसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े सत्ता की एक तरफा तस्वीर पेश करते हैं। विधानसभा की कुल 243 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 122 का होता है, लेकिन एनडीए गठबंधन ने यहां 202 सीटें जीतकर एक विशाल बहुमत हासिल किया। 202 सीटें? बाप रे! हाँ, इसमें भाजपा को 89 और जेडीयू को 85 सीटें प्राप्त हुईं। नेतृत्व के स्तर पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में तय किया था कि हम केवल सतही राजनीति पर बात नहीं करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बिहार की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति का विकास कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, खासकर रामसर स्थलों को लेकर जो ताजा घोषणाएं हुई हैं। हाँ, रामसर साइट्स का ये खंड इस बार की परीक्षाओं के लिए एक हॉटस्पॉट है। यहीं से सीधे पीवाईक्यू पैटर्न के प्रश्न बनेंगे। मुझे लगता है कि यहीं पर परीक्षक छात्रों के लिए सबसे बड़ा जाल बिछाते हैं। ये बिल्कुल एक जासूसी टाइमलाइन को सुलझाने जैसा है। एकदम सही। आप क्रोनोलॉजी रटकर नहीं गए तो आप गए। देखिए, जून 2025 में राजस्थान के मेनार और खिचन को इस सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद बिहार का नंबर आता है। हाँ, सितंबर में बिहार के 2 स्थल रामसर साइट घोषित हुए थे। 92वां स्थल बना उदयपुर झील और 93वां बना गोकुल जलाशय। और अब ताज़ा घटनाक्रम में नवंबर 2025 में 94वें स्थल की घोषणा हुई है, जो गोगाबिल झील है। ये भी बिहार में ही स्थित है। यानी 92 से लेके 94 तक की पूरी सीरीज लगातार बिहार से ही है। छात्र अक्सर क्या करते हैं कि वो केवल ताज़ा खबर पढ़ते हैं कि भारत का 94वां रामसर स्थल गोगाबिल बन गया है। वे 92 और 93 को भूल जाते हैं और यहीं उनका एक नंबर कट जाता है। प्रश्न पत्र में सवाल इस तरह आएगा कि वर्ष 2025 में घोषित रामसर स्थलों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। गोकुल, गोगाबिल, उदयपुर। अच्छा, अगर आपको ये नहीं पता कि 92वां उदयपुर है, 93वां गोकुल है और 94वां गोगाबिल है, तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। तो मतलब 92 उदयपुर, 93 गोकुल और 94 गोगाबिल। ये क्रम याद रखना होगा। ये रणनीति उन सभी के लिए बहुत काम आएगी जो इस डीप डाइव को सुन रहे हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा सामरिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे की तरफ मुड़ते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बीआरओ कहते हैं, उसने लद्दाख में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। हाँ, बीआरओ ने लद्दाख में न्यूमा एयरबेस का निर्माण किया है। न्यूमा एयरबेस। इसकी सामरिक अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब एलएसी से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सिर्फ 25 किलोमीटर? हाँ, यह दुनिया के सबसे ऊंचे सामरिक ठिकानों में से एक बन गया है, जो वायुसेना को उस दुर्गम क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बढ़त देगा। हार्ड पावर के इस मोर्चे से अगर हम सॉफ्ट पावर की ओर आएं, तो संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़ी खबरें हैं।
यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ को खान पान की नगरी यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का विशेष दर्जा दिया है। अवधी व्यंजनों की जो ऐतिहासिक विरासत है उसे अब वैश्विक पटल पर पहचान मिली है। वैश्विक पटल की बात चली है तो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जिक्र भी जरूरी है, जो 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित हुआ। बिल्कुल, जिसे हम IFFI कहते हैं। इस महोत्सव के कुछ खास तथ्य हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। वे तथ्य क्या हैं? देखिए, इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ को दिया गया। स्किन ऑफ यूथ, वियतनाम की फिल्म। हाँ, इसके अलावा 2 देश विशेष रूप से चर्चा में रहे। इस वर्ष का फोकस देश जापान था, जबकि पार्टनर देश के रूप में स्पेन ने शिरकत की। फोकस देश जापान और पार्टनर स्पेन, ये याद रखना होगा क्योंकि ये दोनों अलग-अलग श्रेणियां हैं। अब इन सांस्कृतिक कूटनीतियों और राष्ट्रीय नीतियों से बाहर निकलकर देखते हैं कि वैश्विक मंच पर इसका क्या असर हो रहा है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में इस महीने काफी हलचल रही है। बिल्कुल, G20 और COP जैसे मंच आज की दुनिया में किसी भी देश की कूटनीतिक हैसियत तय करते हैं। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन 22 और 23 नवंबर को जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। और इसके साथ ही अगले वर्ष यानी 2026 के लिए ये मियामी, अमेरिका में प्रस्तावित कर दिया गया है। वैसे G20 का इतिहास भी अक्सर पूछ लिया जाता है। हाँ, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। ये एक स्थिर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सम्मेलनों की कड़ी में जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा वैश्विक मंथन COP30 बेलेम, ब्राजील में आयोजित किया गया। ब्राजील में हुए इस सम्मेलन में भारत का पक्ष किसने रखा था? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व हमारे केंद्रीय जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ठीक है। सम्मेलनों के अलावा भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए अपनी कूटनीतिक और मानवीय पहुंच भी दिखाई है। ऑपरेशन सागर बंधु, ये कहाँ चलाया गया? श्रीलंका में आए विनाशकारी चक्रवात डिटवाह के बाद भारत ने तत्काल नौसैनिक सहायता भेजकर यह अभियान चलाया था। ये तो पड़ोसी देशों के प्रति हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और शायद इसी कूटनैतिक पकड़ का परिणाम है कि 2026 के गणतंत्र दिवस के लिए जो मुख्य अतिथि चुने गए हैं वे बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं। बिल्कुल, 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। ये दोनों नेता कौन हैं? इनमें यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हैं। ये तो भारत और यूरोप के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का एक बहुत मजबूत संकेत है। हाँ, ये कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। ये सब सुनकर तो लगता है कि वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन अब मैं हमारे डेटा हाइलाइट सेक्शन की ओर आना चाहूंगी, जहां सूचकांकों के आंकड़े इस पूरी तस्वीर को एकदम से पलट कर रख देते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। आप किस विरोधाभास की बात कर रही हैं? देखिए, अगर हम प्रदर्शन सूचकांकों का विश्लेषण करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मतलब CCPI में भारत की रैंक 10वीं से धड़ाम से गिरकर 23वीं हो गई है। हाँ, ये गिरावट तो है। और सिर्फ यही नहीं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी गिरावट है। हम 79 से खिसककर 86वीं रैंक पर पहुंच गए हैं। सही बात है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये है कि पावर इंडेक्स 2025 में कुल 27 देशों की सूची में भारत पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर बरकरार है, केवल अमेरिका और चीन के बाद। बिल्कुल। तो एक तरफ हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है और दूसरी तरफ पर्यावरण और कानून के शासन में हम इतना नीचे जा रहे हैं। क्या ये समझ से परे नहीं है? देखिए, ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। इसे समझने के लिए हमें इन सूचकांकों की कार्यप्रणाली या मैकेनिज्म को समझना होगा। सबसे पहले CCPI की बात करते हैं, जिसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क मिलकर जारी करते हैं। हाँ, तो इसमें ये 13 पायदान की गिरावट क्यों आई? वही तो मेरा सवाल है। दिलचस्प बात यह है कि इस 67 देशों की सूची में सबसे हैरान करने वाला तथ्य यह है कि शीर्ष 3 स्थान मतलब पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पूरी तरह से रिक्त रखे गए हैं। किसी भी देश को ये स्थान नहीं दिए गए। रुकिए, शीर्ष 3 स्थान खाली? ये कैसे संभव है? कोई तो पहले नंबर पर होगा ना? यहीं पर इसका कैच है। CCPI के मानक पेरिस समझौते के लक्ष्यों पर कड़ाई से आधारित हैं।
इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो खुद को कितना भी विकसित या हरित क्यों ना कहता हो, वो पेरिस समझौते के उन कठोर मानकों को पूरा नहीं कर पाया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। वैश्विक पैमाने इतने सख्त हो चुके हैं कि कोई टॉप 3 के लायक ही नहीं बचा। चौथे स्थान पर डेनमार्क है और सऊदी अरब अंतिम स्थान पर। ओहो, तो मतलब है कि हमारी रैंक का गिरना सिर्फ हमारी अपनी घरेलू कमियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी संकेत है कि पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण मूल्यांकन का दायरा अब कितना कठोर हो गया है। ठीक है, ये बात है। अब पावर इंडेक्स और रूल ऑफ लॉ के अंतर को देखते हैं। हाँ, वो भी एक बड़ा विरोधाभास था। देखिए, पावर इंडेक्स किसी देश की हार्ड पावर, मतलब सैन्य ताकत, अर्थव्यवस्था का आकार और जनसांख्यिकी क्षमता को मापता है, जिसमें भारत स्वाभाविक रूप से एक विशाल शक्ति है। सही कहा। लेकिन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाने वाला रूल ऑफ लॉ एक गुणवत्ता आधारित सूचकांक है। यह न्याय तक पहुंच, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और मौलिक अधिकारों की स्थिति देखता है। तो यहीं पर हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का अंतर स्पष्ट होकर सामने आता है। एकदम सही। यह व्याख्या तो उस पूरे विरोधाभास को सुलझा देती है। डेटा की बात चल ही रही है तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के आंकड़े भी देख लेते हैं। दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में इंडोनेशिया का जकार्ता पहले स्थान पर है। उसके बाद ढाका और टोक्यो हैं। और दिल्ली इस सूची में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। अच्छा, दिल्ली चौथे स्थान पर है। और अगर हम शहरों की भीड़ से हटकर खुशी का पैमाना देखें तो टाइम आउट मैगजीन के अनुसार एशिया की सबसे खुशहाल सिटी का दर्जा भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को मिला है। मुंबई की उस तेज भागदौड़ और लोकल ट्रेन की भीड़ के बीच खुशी का ये तमगा थोड़ा आश्चर्यजनक लेकिन सुखद है। हाँ, बिल्कुल। अब ये सारी नीतियां, कूटनीति और वैश्विक सूचकांक अंततः हवा में तो काम नहीं करते ना, इन्हें आकार देने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए चर्चित व्यक्तित्व, नियुक्तियों और सम्मान का खंड किसी भी परीक्षा की हार्ट बीट होता है। राष्ट्रीय नियुक्तियों में इस महीने की सबसे बड़ी खबर सर्वोच्च न्यायालय से आई। भारत को अपना 53वां मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI मिला है। हाँ, जस्टिस सूर्यकांत ने ये पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने जस्टिस BR गवई का स्थान लिया है। लेकिन परीक्षा के लिए सिर्फ नाम काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 124 याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 124। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नए नेतृत्व उभर कर सामने आए हैं ना? हाँ, जैसे कि कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, जो 92 वर्ष के हो चुके हैं, अब विश्व के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिका में बोलीविया के नए राष्ट्रपति रुगो पास परेरा बने हैं और अफ्रीकी देश मेडागास्कर में कर्नल माइकल ने राष्ट्रपति का पद संभाला है। इन सत्ता शिखरों से आगे बढ़कर अगर हम बौद्धिक और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान की बात करें तो इस बार का साहित्य का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 कनाडाई, हंगेरियन, ब्रिटिश मूल के लेखक डेविड स्लेजे को दिया गया है। ये पुरस्कार उन्हें उनके उपन्यास फ्लैश के लिए मिला है। फ्लैश मतलब FLESH। ठीक है। शांति पुरस्कारों की श्रेणी में भी 2 बड़े नाम हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस बार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट को प्रदान किया गया और मानवाधिकारों व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट मशहूर और विवादास्पद लेखक। क्यों ना इस चर्चा का समापन एक रैपिड रिवीजन समरी से किया जाए ताकि ये सभी अहम तथ्य पूरी तरह से पक्के हो जाएं। ये एक शानदार विचार है। चलिए 1 मिनट के अंदर इस पूरे डीप डाइव को समेटते हैं। राजनीति में बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ और NDA को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। भूगोल में बिहार में 94 में रामसर स्थल के रूप में गोगाबिल झील की घोषणा हुई और हमने क्रोनोलॉजी का महत्व समझा। सूचकांक की बात करें तो CCPI में भारत 23वें स्थान पर खिसका, जबकि पावर इंडेक्स में 3रे स्थान की ताकत बरकरार है। नियुक्तियों में भारत के 53वें CJI के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने पदभार संभाला, जिसके पीछे अनुच्छेद 124 है। और अंत में खेल, जहां महिला खिलाड़ियों की ऐतिहासिक त्रिकोणीय विजय हुई, जिसमें क्रिकेट विश्व कप जीत और स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड शामिल है। यह एक बेहतरीन और तेज रिवीजन था, लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन करना जरूरी है। वो क्या?
हम इस पूरी चर्चा में एक विरोधाभास से गुजरे हैं। मूल्यांकन के लिए एक तरफ हमारे पास कड़े जलवायु और कानूनी सूचकांक हैं, जहां रैंक लगातार गिर रही है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम पावर इंडेक्स में दुनिया के तीसरे सबसे ताकतवर देश बनकर खड़े हैं। हाँ, ये विरोधाभास हमें वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमने शुरुआत की थी। और यही वो बात है जो भविष्य के प्रशासकों और नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर करती है बिल्कुल। कि भविष्य में वैश्विक मंच पर किसी भी देश का असली सुपर पावर स्टेटस किस चीज से तय होगा। क्या ये महज उसकी सैन्य टुकड़ियों, हथियारों और आर्थिक ताकत से मापा जाएगा, या फिर दुनिया का नेतृत्व वो देश करेगा जिसका पर्यावरण संरक्षण, न्याय प्रणाली और कानून का शासन बेदाग होगा? एकदम सही। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। क्या असली ताकत केवल शक्ति प्रदर्शन में है या फिर व्यवस्था की शुद्धता और न्याय में? इसी गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। तथ्यों को सिर्फ रटिए मत, उनके पीछे की कहानी को डिकोड करते रहिए।